हे ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 52 है हमारी 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज़ के ऊपर। सो गाइस, आज का हमारा लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर है हमारी जो 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस जो हमने शुरू की थी 1.5 मंथ पहले, वो आज अख्ताम पर पहुंची और आज हमारा फाइनल लेक्चर और इसी के साथ हमारा जो ये जर्नी थी वो ख़त्म हुई। सो गाइस, हमने जो अपनी 51 लेक्चर था उसके अंदर हमने जो 8th चैप्टर था उसके बारे में हमने पढ़ा था। पॉलिटिकल साइंस का जो 8th चैप्टर था उसके बारे में हमने पढ़ा था और उसको हमने कंक्लूड किया था पूरा। उसकी आदिवासीज़ डिमांड और जो पीछे हमने एक्ट वैक्ट पढ़े थे कुछ, हाँ वो सब आपको पता है और आप उस चैप्टर को देख लीजिए, उस लेक्चर को अच्छी तरह देख लीजिए। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये जो इसकी एक्सरसाइज है इसके ऊपर ये लेक्चर होने वाला है और इसके अंदर हम जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं, लेकिन जो क्वेश्चन 4 है इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वही करेंगे 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। तो चलो हम चलते हैं अपने जो हमारे आंसर हैं उनकी तरफ। सो यहाँ पर हमने लिख के रखे हैं तमाम आंसर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिस्ट 2 फंडामेंटल राइट्स in the constitution that Dalit can drawn upon to insist that they be treated with dignity and as equals। यानी 2 फंडामेंटल राइट लिखिए जिन फंडामेंटल राइट को दलित जो हैं वो ड्रा करेंगे और उन फंडामेंटल राइट्स के ज़रिए वो अपनी डिग्निटी और अपने आप को इक्वल ट्रीट करने के लिए वो मांग करेंगे, वो इंसिस्ट करेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है ना। री रीड द फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन पेज 14 टू हेल्प यू आंसर दिस क्वेश्चन। यानी आप फंडामेंटल राइट्स को री रीड कीजिए जो पेज 14 के ऊपर जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 के अंदर पढ़े हैं उनको री रीड कीजिए ताकि आपको अपने आंसर के अंदर हेल्प हो सके। सो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर यह है कि जो फंडामेंटल राइट दलित जो फंडामेंटल राइट ड्रॉन करेंगे और इंसिस्ट कराएंगे अपनी डिग्निटी और जो इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट, एक तो है राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 के अंदर आता है और दूसरा है राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 के अंदर आता है। क्योंकि आर्टिकल जो 14 है राइट टू इक्वलिटी, वो बात करती है इक्वलिटी के बारे में कि हर एक पर्सन लॉ के आगे इक्वल है। लॉ जो है, कानून जो है, उसके आगे हर एक पर्सन इंडिया का सिटीज़न वो इक्वल है और किसी भी सिटीज़न के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी कि उसके सोशल बैकग्राउंड कैसा है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, वो गरीब है अमीर है, उसकी समाजी जो स्टेटस है वो कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है, वो उसकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है। ये इन चीज़ों के बेस पर, इन चीज़ों के बुनियाद पर किसी भी पर्सन के साथ इनइक्वलिटी नहीं की जाएगी। और यहाँ पर हर एक पर्सन जो है वो पब्लिक जो प्लेसेस हैं, पब्लिक फैसिलिटी जो हैं उनको एक्सेस करने के लिए इक्वल है और हर एक के इक्वल राइट हैं कि हर एक इंसान पब्लिक प्लेस को इक्वली एक्सेस कर सकता है। तो दलित जो हैं वो भी इसी के अंदर फाल करते हैं कि दलित जो हैं उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा दूसरे लोगों की तरह, ठीक है ना। जिस तरह दूसरे लोग जो हैं उनकी तरह दलित को या आदिवासी जो हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। दूसरा है जो राइट टू फ्रीडम, यानी जो फ्रीडम है उसकी जो आज़ादी आर्टिकल 19 के अंदर आती है कि दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जिन्हें हर एक पर्सन को ये आज़ादी है कि वो अपनी स्पीच कर सकता है और अपनी एक्सप्रेशन, अपनी थिंकिंग थाट वो दे सकता है। और उसकी आज़ादी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, वो किसी भी कोई भी एसोसिएशन बना सकता है, वो अपनी एक ग्रुप बना सकता है, एसोसिएशन बना सकता है, लेकिन एसोसिएशन जो है वो लीगल एसोसिएशन होनी चाहिए, ठीक है ना, वो आर्म्ड नहीं होनी चाहिए। फिर उसका ये राइट है कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर रिजाइड हो सकता है, रह सकता है। और फिर उसकी ये आज़ादी है कि वो कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है वो। सो ये 2 राइट थे जो दलित यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। री रीड क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है कि री रीड द स्टोरी ऑफ रंथम, री रीड द स्टोरी ऑफ रत्नम। यानी रत्नम की हमने स्टोरी पढ़ी थी अपने चैप्टर जो हमारा लेक्चर 50 है उसके अंदर। एज वेल एज द प्रोविजन इन 1989 51 के अंदर हमने पढ़ा था आई थिंक, हाँ, कि रत्नम की जो स्टोरी है उसको रीड कीजिए और जो वहाँ पर प्रोविज़न दिए गए हैं इससे इस एक्ट के, यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रिवेंशन ऑफ अच्छा एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है 1989 का, उसको आप रीड कीजिए। नाउ लिस्ट 1 रीज़न वाई यू थिंक ही यूज्ड दिस लॉ टू फाइल ए कंप्लेंट। आपको क्यों लगता है, आप रीज़न दीजिए कि जो रत्नम है उसने इस लॉ का यूज़ करके केस क्यों फाइल किया था पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर। सो देखो जी क्या होता है कि जो
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ जो एक्ट है 1989 का, वो यहाँ पर ये सीख करता है, यानी उसका जो मकसद है वो चाहता क्या है, वो एक्ट चाहता है कि हर उस इंसान को पनिशमेंट दी जाए जो इंसान ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं, जो दलित हैं, उनके साथ जो इल ट्रीटमेंट करता है, उनको ह्यूमिलिएट करता है, ट्राइबल मेंबर्स को, ट्राइबल जो ग्रुप हैं उनको, या उनके किसी भी पर्सन को, किसी भी सिटीज़न को, वुमेन, बच्चा और मर्द कोई भी हो, अगर उसको कोई भी पर्सन उनको उनके साथ इल ट्रीटमेंट करेगा या उनको ह्यूमिलिएट करेगा तो उसको पनिश किया जाए। ठीक है ना, ये इस एक्ट का मकसद है। रत्नम जो है उसने इसी लॉ का सपोर्ट करते हुए, क्योंकि रत्नम के साथ यहाँ पर इल ट्रीटमेंट हुई थी, उसका घर जला दिया गया था, उसको फोर्स किया जा रहा था कि आप उस डाइटी के पाँव धोकर उसमें नहाओ, इन उसके साथ एक ह्यूमिलिएट किया, उसको ह्यूमिलिएट किया गया और उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुई ऑन दी बेसिस ऑफ हिज सोशल स्टेटस, तो ये उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट थी, इसलिए इस वजह से उसने इस एक्ट का सहारा लेते हुए कंप्लेंट की। ठीक है ना, ताकि उसके जो पावरफुल कास्ट है, उसकी जो डोमिनेशन है, उसकी जो वायलेंस है विलेज के अंदर, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको रोका जा सके। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, वाई डू आदिवासी एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग CK जैनू believe that Adivasis can also use this 1989 act to fight against dispossessions, यानी वाई डू आदिवासी, जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, यानी CK जैनू जिसके अंदर भी आती हैं और भी बहुत दूसरे एक्टिविस्ट हैं, वो क्यों ये मानते हैं कि जो 1989 का जो एक्ट है वो उसका यूज़ करके जो आदिवासी ग्रुप है, आदिवासी के लोग जो हैं, वो जो डिस्पोजिशन है, उनको जो अपनी ज़मीनों से दखल किया गया है उसके ख़िलाफ़ भी वो लड़ सकते हैं और अपनी ज़मीनों को दोबारा कब्ज़ा कर सकते हैं अपनी ज़मीनों के ऊपर। इज़ देयर एनी थिंग स्पेसिफिक इन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट दैट अलाउ हर टू बिलीव दिस, क्या इस एक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोविज़न है जो उसको ये काम करने के लिए या इस काम के ऊपर बिलीव करने के लिए उसको उभारता हो? ठीक है ना, यानी क्या एक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोविज़न है कि जिन प्रोविज़न से जो दलित हैं या आदिवासी जो हैं वो अपनी खोई हुई ज़मीन, खासकर आदिवासी अपनी खोई हुई ज़मीनें वापस ले सकें? ठीक है ना। द आदिवासी एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग CK जैनू बिलीव दैट आदिवासी कैन यूज़ 1989 एक्ट टू फाइट अगेंस्ट द dispossessions because this act guarantees the tribal the right not to be dispossessed from land resource forcibly, यानी ये एक्ट जो है, जिस एक्ट के ऊपर जो CK जैनू है वो ये बिलीव करती है कि ये एक्ट जो है ये डिस्पोजिशंस के ख़िलाफ़ हम फाइट कर सकते हैं इस एक्ट का यूज़ करके। इस एक्ट के अंदर ट्राइबल्स को ये राइट दिए गए हैं कि वो उनको कोई भी पर्सन फोर्सफुली अपने लैंड रिसोर्स से डिस्पोजेस नहीं कर सकता, यानी लैंड रिसोर्स उनसे छीन नहीं सकता, उनको बेदखल नहीं कर सकता अपनी ज़मीनों से। दे स्पेसिफिकली पॉइंटेड आउट टू दिस एक्ट merely confirms what has already been promised to the tribal people constitution, यानी असल में ये जो एक्ट है ये उन चीज़ों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दी जा चुकी हैं उन्हीं को पॉइंट आउट करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया जा चुका है कि जो ट्राइबल हैं उनकी लैंड ना कोई ख़रीद सकता है और ट्राइबल पीपल अपनी लैंड नॉन ट्राइबल पीपल को नहीं दे सकते और उनकी ज़मीनें जो हैं वो कोई भी यहाँ पर फोर्सफुली नहीं खरीद सकता। इन केस वेयर दिस हैज़ हैपन्ड, अगर किसी भी जगह ऐसा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ट्राइबल पीपल को ये राइट देता है कि वो अपनी ज़मीनें दोबारा हासिल कर सकते हैं, रिपोजेस कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ का यूज़ करके, कोर्ट का यूज़ करके वो अपनी जो है यहाँ पर ज़मीनें वो ले सकते हैं, अपनी लैंड अपनी रिसोर्स वो दोबारा हासिल कर सकते हैं, जिस तरह आदिवासी के साथ ऐसा हुआ भी था। ठीक है ना, जिस तरह हमने वो दादू की स्टोरी पढ़ी थी, दादू की स्टोरी के अंदर वो कैसे बता रहा था कि हमें अपनी ज़मीनों से बेदखल किया गया, हमसे वो रिसोर्स और जो हमारा एक्सेस था फॉरेस्ट के अंदर जाने का वो हमसे छीन लिया गया और हम आप फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं ईजिली। ठीक है ना। सो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है और साथ साथ में हमारा जो पूरी जर्नी थी 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो हमने ये पूरी सीरीज़ बनाई जिसमें 52 लेक्चर हमें बने वो कंप्लीट होती है। और पहले जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 9 से, जो यहाँ पर नीचे है चैप्टर 9, आप देख सकते हो यहाँ से यूनिट 5 और चैप्टर 9 जो है पब्लिक फैसिलिटी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना जर्नी और आकर हमें फिर चैप्टर 8 के ऊपर हमारी जर्नी ख़त्म हुई। इसके अंदर हमने हर एक टॉपिक को डीपली हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया और जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने समझे हैं। आई होप कि आपने इस पूरी सीरीज़ को एंजॉय किया होगा। इसमें 52 लेक्चर बने लगभग और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कम ही आपको जो कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज दे सकूं और मैंने ऐसा किया भी। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा
और आपको अगर हमारी ये पूरी लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर आप इसको शेयर कीजिए ताकि हर एक इससे फ़ायदा उठा सके। और हमारा जो ई सबक जो हमारा चैनल है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हर एक पर्सन को, हर एक जो हमारा फ्रेंड है, हमारा भाई है, उसको फ्री एजुकेशन पहुंच सके, और वो फ्री ऑफ कास्ट, विदाउट यानी किसी भी कोचिंग में पैसे ज़ाया करने के बगैर वो तालीम हासिल कर सके, और वो जो अब उसके एग्ज़ाम हैं उनमें वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। सो ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है। हमारा जो टीम वर्क कर रही है इसी एक काज के ऊपर, जो एक नोबल काज है, इसके ऊपर वो काम कर रही है कि हर एक को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन दी जा सके। बस आपको सिर्फ ये करना है कि हमारे चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को लाइक करना है और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। ये आपको रिवार्ड देना है हमें। सो आई होप कि आप ने अच्छी तरह हमारे लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। वो पता नहीं वो कौन सी सीरीज़ होगी, अभी तक कुछ सोचा नहीं है ऐसा, लेकिन जो ही हमने स्टार्ट करेंगे तो उसके ऊपर हम पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे, फिर हम वो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।